गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, समित लाइफ मगर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन फ्रेंड्स हम लोग करने वाले हैं स्टेट 2025 के लिए दोस्तों प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन का सेशन दोस्तों। और देखिए दोस्तों, अभी तक में जो स्टेट का 2020 में, 23 में और उसके बाद दोस्तों 24 में जो एग्ज़ाम हुआ दोस्तों, उन सारे एग्ज़ाम का दोस्तों हम लोग अपने इस सेशन में डिस्कस करते हैं दोस्तों। और अभी तक में दोस्तों हम लोग इसका देखिए 2023 तक का 2023 का पूरा सेट ख़त्म कर चुके हैं दोस्तों। और 2020 का भी दोस्तों सेशन हम ख़त्म कर चुके हैं दोस्तों। ये हमारा 10 सितंबर का पहला शिफ्ट का ख़त्म हो चुका है दोस्तों। और यह सेशन देखिए फ्रेंड्स, शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता से क्वेश्चन दोस्तों 50 मार्क का, जो कि हर एक पेपर के लिए कॉमन है दोस्तों। तो आप लोग सेशन को जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। तो चलते हैं दोस्तों हम लोग आज 10 सितंबर 2020 के शिफ्ट सेकेंड पे। ये रहा दोस्त 10 सितंबर 2020। देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पे शिफ्ट फर्स्ट गलत क्या गया दोस्तों, यहाँ पे शिफ्ट सेकंड होगा दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा। देखिए फ्रेंड्स, लर्निंग विदाउट बर्डन एक समिति की रिपोर्ट है। लर्निंग विदाउट बर्डन ये एक समिति की रिपोर्ट है दोस्तों। ये कौन सी समिति है दोस्तों, किस समिति की रिपोर्ट है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, प्रोफेसर यशपाल की रिपोर्ट है दोस्तों। प्रोफेसर यशपाल की ये रिपोर्ट है। लर्निंग विदाउट बर्डन एक समिति की रिपोर्ट है दोस्तों। ये समिति किसका रिपोर्ट है? प्रोफेसर यशपाल की रिपोर्ट है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स, प्रोफेसर यशपाल के द्वारा लिखित राष्ट्रीय सलाहकार समिति एनएसी की एक रिपोर्ट तैयार किया गया, जिसका शीर्षक बिना बोझ के सीखना, लर्निंग विदाउट बर्डन दिया गया था। इसे यशपाल समिति की रिपोर्ट भी कहा गया है। यशपाल समिति की रिपोर्ट कुछ इस प्रकार थी। इसका उद्देश्य भारत में बच्चों के बोझ या भार को कम करना है। यह देखता है कि सीखना छात्रों के लिए बोझ बन गया है। यह कुछ व्यवस्थित परिवर्तन शुरू करने, सभी के लिए गुणवत्ता की शिक्षा सुनिश्चित करने और परीक्षाओं को हालात के अनुसार बदलने और गैर खतरनाक बनाने की देखरेख करता है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत में किस प्रदेश का सकल नामांकन अनुपात सर्वाधिक है? तो ये केरल का सकल नामांकन अनुपात सर्वाधिक है। भारत में किस प्रदेश का सकल नामांकन अनुपात सर्वाधिक है? तो केरल का। सॉल्यूशन देखिए इसका, सकल नामांकन अनुपात GR शिक्षा क्षेत्र में उपयोग किया जाने वाला एक सांख्यिकीय माप है। भारत सरकार अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी करती है, जो GR तक पहुंचती है। AISHE 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार सिक्किम 53.9 में से सबसे अधिक सकल नामांकन अनुपात GR है। तमिलनाडु 49 के सकल नामांकन अनुपात के साथ पहला स्थान, जबकि बिहार में 13.6 के सबसे कम सकल नामांकन अनुपात रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा शिक्षण का आधारभूत प्रतिमान है? निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा शिक्षण का आधारभूत प्रतिमान है? तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी देखिए, सी। ये सी है। ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा शिक्षण का आधारभूत प्रतिमान है? देखिए, अधिगम का प्रतिमान है और निर्देशात्मक प्रतिमान, ये दोनों है। अधिगम का प्रतिमान और निर्देशात्मक प्रतिमान, ये दोनों है आपका कक्षा शिक्षण का आधारभूत प्रतिमान। अधिगम का प्रतिमान और निर्देशात्मक प्रतिमान दोनों। इसका सॉल्यूशन देखिए, अधिगम का प्रतिमान एवं निर्देशात्मक प्रतिमान दोनों ही कक्षा शिक्षण का आधारभूत प्रतिमान है। BR जायस के अनुसार शिक्षण प्रतिमान अनुदेशनात्मक प्रारूप होते हैं। ये उन विशिष्ट परिस्थितियों का उल्लेख करते हैं जिनमें छात्रों की अंतःक्रिया इस प्रकार की हो ताकि उनके व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके। सीखने के प्रतिमान उन पद्धतियों की तरह है जो समस्या समाधान का मार्ग प्रदर्शन करते हैं। सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले पर्यवेक्षित शिक्षण प्रतिमान के अलावा अन्य शिक्षण प्रतिमान भी मल्टी मॉडल क्षेत्र में कार्यरत हैं, जैसे अर्ध पर्यवेक्षित शिक्षण, स्वपर्यवेक्षित शिक्षण और स्थानांतरण शिक्षण। निर्देशात्मक प्रतिमान उन पारंपरिक शिक्षण पद्धतियों के अंतर्गत आते हैं जो शिक्षक केंद्रित होते हैं। इसमें ज़्यादातर शिक्षक निर्देश देते हैं एवं छात्र उन निर्देशों को सुनकर उनका पालन करते हैं। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र में अधिगम का निम्नतम स्तर है। क्या है? ये ज्ञान है। देखिए, संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र में अधिगम का निम्नतम स्तर है ज्ञान। संश्लेषण उच्चतर स्तर है, विश्लेषण समझ। ज्ञान सबसे निम्नतम स्तर है इसमें। सॉल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स, बच्चों की संज्ञानात्मक संप्राप्ति को अन्य लोगों के साथ सामाजिक संपर्क के माध्यम से बढ़ाया जाता है। विशेष रूप से वे अधिक कुशल है। बेंजामिन ब्लूम का वर्गीकरण संज्ञानात्मक उद्देश्यों का एक श्रेणीबद्ध संगठन है।
ब्लूम सीखने के उद्देश्यों को 3 ज्ञान क्षेत्र संज्ञानात्मक, भावात्मक और संवेदी डोमेन में वर्गीकृत करता है। संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र मानसिक कौशल है। भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र भावनाओं या भावनात्मक क्षेत्रों में वृद्धि करता है। साइकोमोटर ज्ञान क्षेत्र मैनुअल या शारीरिक कौशल। ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र में सीखने की 6 श्रेणियां शामिल है जो बौद्धिक कौशल के विकास में काम करती है। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर ज्ञान नॉलेज है। देखिए यहाँ पे लोवेस्ट जो इसका स्टेज है, ये लोवेस्ट स्टेज है दोस्तों नॉलेज। इवेल्युएशन सबसे हाईएस्ट है, इवेल्युएशन मूल्यांकन। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी विधि अभ्यास के लिए उपयुक्त है? अभ्यास के लिए उपयुक्त है कौन सी विधि? तो देखिए अभ्यास के लिए ड्रिल विधि उपयुक्त है दोस्तों। आगमनात्मक नहीं, निगमनात्मक विचार विमर्श नहीं दोस्तों, ये ड्रिल मेथड ये अभ्यास के लिए उपयुक्त है। सॉल्यूशन इसका देखिए, ड्रिल विधि अभ्यास के लिए उपयुक्त होती है। ड्रिल विधि छात्रों को एक समय में समस्याओं का उदाहरणों पर काम करने का अवसर प्रदान करती है और फिर उनके प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया प्राप्त करता है। नई विषय वस्तु सीखने या विषय वस्तु की समीक्षा करने के लिए ड्रिल विधि का उपयोग एक साधन के रूप में किया जाता है। यह अक्सर एक प्रश्न या खेल प्रकार के प्रारूप में तथ्यों या सूचनाओं को बार बार उजागर करता है। ड्रिल विधि भी शिक्षण और अधिगम के व्यवहारिक दृष्टिकोण में अच्छी तरह व्यवस्थित होता है क्योंकि यह छात्रों के प्रदर्शन को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस विषय के लिए पात्र अभिनय सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण विधि प्रमाणित हो सकती है? निम्नलिखित में से किस विषय के लिए पात्र अभिनय सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण विधि प्रमाणित हो सकती है? तो ये है इतिहास। पात्र अभिनय सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण विधि प्रमाणित हो सकती है इतिहास में। सॉल्यूशन देखिए इसका, विषय इतिहास विषय हिस्ट्री विषय के लिए पात्र अभिनय सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण विधि प्रमाणित हो सकती है। किसी ऐतिहासिक स्थिति के पुनर्निर्माण और इसे छात्रों के लिए अधिक रोचक बनाने के लिए भूमिका निभाना और अनुकरण का उपयोग किया जा सकता है, जिससे उन्हें अधिक शामिल होने और ऐतिहासिक घटना की बारीक क्रियाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। इसलिए पात्र अभिनय इतिहास विषय के लिए एक उपयोगी उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रभावी शिक्षण प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट देखिए, प्रभावी शिक्षण प्रदर्शित होता है। इसका सॉल्यूशन देखिए, ये ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। देखिए प्रभावी शिक्षण प्रदर्शित होता है। सी नंबर देखिए, संबंधित समस्या का समाधान करने की योग्यता द्वारा ये प्रभावी शिक्षण प्रदर्शित होता है। संबंधित समस्या का समाधान करने की योग्यता द्वारा। सॉल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स, प्रभावी शिक्षण संबंधित समस्या का समाधान करने की योग्यता द्वारा प्रदर्शित होता है। प्रभावी शिक्षण वह ज्ञान, रणनीतियाँ, प्रक्रिया और व्यवहार है जो छात्रों को अच्छे परिणाम देते हैं। प्रभावी शिक्षक अपने छात्रों पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं और सीखने में सुधार के लिए अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करते हैं। ये अच्छे परिणाम अक्सर ऐसे होते हैं जिन्हें आसानी से मापा जा सकता है। प्रभावी शिक्षण को स्कूल सुधार में प्रमुख चालकों में से एक के रूप में लगातार पहचाना जाता है। जैसे कि लोकप्रिय कहावत है, एक स्कूल हमेशा उतना ही अच्छा होता है जितने उसके शिक्षक। तो प्रभावी शिक्षण संबंधित समस्या का समाधान करने की योग्यता द्वारा प्रदर्शित होता है। आप लोग याद रखिएगा, इसका सी ऑप्शन सही होगा। संबंधित समस्या का समाधान करने की योग्यता द्वारा प्रभावी शिक्षण प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समग्र शिक्षा अभियान 2018 संबंधित है। समग्र शिक्षा अभियान 2018 संबंधित, ये विद्यालय शिक्षा से संबंधित है, स्कूल एजुकेशन से संबंधित है। सॉल्यूशन इसका देखिए, समग्र शिक्षा अभियान 2018 प्रायः विद्यालय शिक्षा से संबंधित है। समग्र शिक्षा अभियान SSA स्कूल शिक्षा क्षेत्र के लिए प्री स्कूल से कक्षा 12 तक का एक व्यापक कार्यक्रम है। इसलिए समग्र शिक्षा अभियान को स्कूली शिक्षा और समान सीखने के परिणामों के समान अवसरों के संदर्भ में मापी गई स्कूल प्रभावशीलता में सुधार के व्यापक लक्ष्य के साथ तैयार किया गया है। SSA सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षा टी की 3 पूर्ववर्ती योजनाओं को समाहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से शिक्षक में सबसे वांछित कौशल कौन सा है? वांछित कौशल, तो ये नंबर देखिए, शिक्षक द्वारा कही गई बात का छात्र की समझ में आना, यही एक वांछित कौशल है। इसका सॉल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स, एक शिक्षक का सबसे वांछनीय कौशल छात्रों को यह समझाना है कि शिक्षक क्या कहता है। यह तभी संभव हो सकता है जब शिक्षक को स्वयं विषय का अच्छा ज्ञान हो। यदि किसी शिक्षक के पास विषय का अच्छा ज्ञान है तो वह उसे आत्मविश्वास के साथ छात्र तक पहुँचाएगा और छात्रों के अनोखे हर अवधारणा को अनोखे तरीके से समझाने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक व्यवहारिक रूप से समझाने के लिए किस विधि का प्रयोग करता है? तो व्याख्यान विधि का, आविष्कार विधि का, प्रदर्शन विधि का, समस्या समाधान विधि का। किस विधि का प्रयोग करता है? तो ये प्रदर्शन विधि का, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का ये प्रयोग करता है। सॉल्यूशन देखिए इसका, एक शिक्षक व्यवहारिक रूप से समझाने के लिए प्रदर्शन विधि का प्रयोग करता है। शिक्षक की प्रदर्शन विधि एक शिक्षण रणनीति है जिसमें छात्रों को यह दिखाना शामिल है कि किसी कार्य को कैसे करना है या किसी
प्रक्रिया को कैसे पूरा करना है। जब छात्र देखते हैं तो शिक्षक या प्रशिक्षक कार्य या प्रक्रिया का प्रदर्शन करते हैं और फिर छात्रों को स्वयं इसका अभ्यास करने का अवसर दिया जाता है। शिक्षण की प्रदर्शन विधि की कुछ विशेषताएं इस प्रकार है। व्यवहारिक शिक्षा, सक्रिय भागीदारी, दृश्य शिक्षण, प्रतिक्रिया, वास्तविक दुनिया में अनुप्रयोग और दोहराव, ये सब। नेक्स्ट है, निम्न में से CAI किसका संक्षिप्त नाम। CAI किसका संक्षिप्त नाम है? कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस का ये संक्षिप्त नाम है। देखिए CAI किसका संबंधित नाम, संक्षिप्त नाम। CAI किसका संक्षिप्त नाम है? ये कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन का संक्षिप्त नाम है। देखिए CAI कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन का संक्षिप्त रूप है। CAI एक कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से प्रस्तुत अनुदेशात्मक सामग्री का एक कार्यक्रम है। यह छात्रों के ज्ञान और या कौशल को विकसित करने के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो कंप्यूटर का उपयोग केंद्रीय गतिविधियों के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, प्राथमिक बाल्यावस्था शिक्षा का उद्देश्य। प्राथमिक बाल्यावस्था शिक्षा का उद्देश्य है, क्या है प्राथमिक बाल्यावस्था शिक्षा का उद्देश्य? तो ऑप्शन नंबर डी देखिए फ्रेंड्स, ये सामाजिकरण तथा प्रत्यक्षीकरण क्षमता को बढ़ाकर बच्चे को विद्यालय के लिए तैयार करना। प्राथमिक बाल्यावस्था शिक्षा का उद्देश्य क्या है? यह सामाजिकरण तथा प्रत्यक्षीकरण क्षमता को बढ़ाकर बच्चे को विद्यालय के लिए तैयार करना, यही है सोल्यूशन। देखिए, कक्षा 1 से 5 तक की स्कूली शिक्षा प्राथमिक शिक्षा है। और प्राथमिक शिक्षा को बुनियादी शिक्षा भी कहते हैं, क्योंकि यह किसी बच्चे की शुरुआती शिक्षा होती है। पढ़ना, लिखना और हिसाब लगाना यानी जोड़ना, घटाना प्राथमिक शिक्षा में ही बच्चा सीखता है। प्राथमिक शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य सामाजिकरण तथा प्रत्यक्षीकरण क्षमता को बढ़ाकर बच्चे को विद्यालय के लिए तैयार करना, बच्चे को उन लोगों से बातचीत करने के लिए पहली भाषा के रूप में मातृभाषा का ज्ञान कराना, बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी नियमों का ज्ञान कराना ताकि बच्चे स्वस्थ रहे, बालकों को प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण का ज्ञान कराना आदि। और नेक्स्ट देखिए, उत्पादक कार्य द्वारा शिक्षा के विचार पर बल दिया। उत्पादक कार्य द्वारा शिक्षा के विचार पर बल दिया, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए महात्मा गांधी ने। सॉल्यूशन इसका है फ्रेंड्स, महात्मा गांधी जी ने उत्पादक कार्य द्वारा शिक्षा के विचार पर बल दिया, क्योंकि मूल शिक्षा की वर्धा योजना गांधी के शैक्षिक दर्शन का गतिशील पक्ष है। उन्होंने बच्चों के दिमाग, शरीर और आत्मा को विकसित करने के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में उत्पादक शिल्प बनाने पर जोर दिया, ताकि भविष्य में उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में उन्हें सक्षम बनाया जा सके। याद रखिए दोस्तों, उत्पादक कार्य द्वारा शिक्षा के विचार पर बल किसने दिया था? ये महात्मा गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस निम्न में से किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पे ये राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। सोल्यूशन देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। इस दिन का मकसद लोगों को शिक्षा का अधिकार और शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूक करना है। भारत में हर साल 11 नवंबर का दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। यह दिन आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को समर्पित है। देश के महान स्वतंत्रता सेनानी, विद्वान और प्रख्यात शिक्षाविद अबुल कलाम आज़ाद की जयंती को लोग राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के तौर पर मनाते हैं 11 नवंबर को। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, लीप LEAP का विस्तार है। LEAP का विस्तार क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन भी देखिए, लीडरशिप फॉर एकेडमिशियंस प्रोग्राम। लीडरशिप फॉर एकेडमिशियंस प्रोग्राम है इसका फुल फॉर्म। देखिए, लीप का विस्तार दोस्तों लीडरशिप फॉर एकेडमिशियंस प्रोग्राम होता है। इसका उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों में नेताओं के रूप में भावी शासन भूमिकाओं के लिए डीन, विभागाध्यक्ष जैसे वरिष्ठ संकाय को तैयार करने की लंबे समय से चली आ रही आवश्यकता को पूरा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के विभिन्न स्तरों का सही क्रम है? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के विभिन्न स्तरों का सही क्रम है? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए इसका, स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतनशील स्तर। स्मृति स्तर है, बोध स्तर है और चिंतनशील स्तर है। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतनशील स्तर। देखिए, इसका शिक्षण को सबसे पुरस्कृत व्यवसायों में से एक कहा जाता है। छात्रों को पढ़ाने और ज्ञान प्रदान करने का पेशा आसान लग सकता है, लेकिन यह काफ़ी कठिन पेशा है। इस काम के लिए समर्पण, जुनून, बच्चों या छात्रों और आने वाली पीढ़ियों को आकार देने के जिम्मेदार व्यवहार की आवश्यकता है। शिक्षण कार्य कराने के 3 तरह के स्तर होते हैं, जो कि इस प्रकार है: स्मृति स्तर, विचारहीन शिक्षण, समझ बोध स्तर, विचारशील शिक्षण, चिंतनशील स्तर, ऊपरी विचारशील स्तर। तो शिक्षण के स्मृति स्तर में अधिगम के बजाय स्मृति पर बल दिया जाता है और शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को संप्रेषित करने के लिए निर्देश दिया जाता है। शिक्षण के बोध स्तर में इच्छानुरूप शिक्षण तकनीक का उपयोग किया जाता है। शिक्षण के बोध स्तर में इच्छानुरूप शिक्षण तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिसके द्वारा शिक्षार्थी अवधारणाओं से जुड़ते हैं और विषय को समझते हैं। चिंतन स्तर में शिक्षक अपने छात्रों में चिंतन, तर्क तथा कल्पना शक्ति को बढ़ाता है, ताकि छात्र स्मृति और बोध स्तर दोनों के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। नेक्स्ट है
अटल नवाचार मिशन के तहत अटल टिंकरिंग लैब्स को निम्न में से किस स्तर पर नवाचार संस्कृति के लिए प्रस्तावित किया जाता है? तो ये विद्यालय में प्रस्तावित किया जाता है। अटल नवाचार मिशन के तहत अटल टिंकरिंग लैब को निम्न में से किस स्तर पर नवाचार संस्कृति के लिए प्रस्तावित किया जाता है? तो ये विद्यालय में प्रस्तावित किया जाता है। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स इसका, अटल नवाचार मिशन के तहत अटल टिंकरिंग लैब को विद्यालय स्कूल स्तर पर नवाचार संस्कृति के लिए प्रस्तावित किया गया है। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की प्रमुख पहल है और इसे 2016 में स्थापित किया गया था। AIM ने अटल टिंकरिंग लैब कार्यक्रम लॉन्च किया। ATL एक स्कूल में स्थापित एक अत्याधुनिक स्थान है जिसका लक्ष्य 21वीं सदी के उपकरणों और प्रौद्योगिकी जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स 3D प्रिंटिंग के माध्यम से दोस्तों देश भर में कक्षा 6ठी से 12वीं तक के युवाओं के मन में जिज्ञासा और नवीनता को बढ़ावा देना है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये अटल नवाचार मिशन के तहत अटल टिंकरिंग लैब को निम्न से किस स्तर पर नवाचार संस्कृति के लिए प्रस्तावित किया गया है? तो ये विद्यालय स्तर पर, स्कूल स्तर पर। नेक्स्ट, उम्मीदों का शिक्षा शास्त्र नामक पुस्तक के लेखक है। उम्मीदों का शिक्षा शास्त्र नामक पुस्तक के लेखक है, ये है पाउलो फ्रेयरे। ये उम्मीदों का शिक्षा शास्त्र नामक पुस्तक के लेखक पाउलो फ्रेयरे। सॉल्यूशन इसका देखिए, उम्मीदों का शिक्षा शास्त्र पेडागोगी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक पाउलो फ्रेयरो थे। यह 1992 में इनके द्वारा लिखित पुस्तक है जिसमें उनकी पिछली पुस्तक पेडागोगी ऑफ द ऑप्रेस्ड पर उनके विचार शामिल है। उनका कहना है कि हालांकि मुक्ति पाने के लिए केवल आशा ही पर्याप्त नहीं है, लेकिन आशा के बिना संघर्ष नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्वतंत्र चर है? स्वतंत्र चर देखिए, संस्थान, माता पिता, शिक्षार्थी। शिक्षक एक स्वतंत्र चर है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में। सॉल्यूशन इसका फ्रेंड्स, शिक्षण टीचर देखिए, शिक्षक टीचर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्वतंत्र चर होता है। शिक्षण की संरचना में चर शामिल होते हैं जो शिक्षण की प्रतिक्रिया में काम करते हैं, सीखने की स्थिति या परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। शिक्षक को एक स्वतंत्र चर कहा जाता है, इसे अपनी इच्छानुसार संचालित किया जा सकता है। इस चर के हेरफेर से हम आश्रित चर छात्र में हेरफेर कर सकते हैं। शिक्षक योजनाकार, आयोजक, नेता और नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। वह छात्रों को सीखने का अनुभव प्रदान करने के लिए विभिन्न गतिविधियां करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से अनुमानी या ह्यूरिस्टिक दृष्टिकोण किस पर आधारित होता है? देखिए, निम्न में से अनुमानी या ह्यूरिस्टिक दृष्टिकोण किस पर आधारित होता है? निम्न में से अनुमानी या ह्यूरिस्टिक दृष्टिकोण किस पर आधारित होता है? तो ऑप्शन नंबर सी देखिए इसका, जिज्ञासु होने की भावना से प्रेरित। जिज्ञासु होने की भावना से प्रेरित, ऑप्शन नंबर सी सही है, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। सॉल्यूशन इसका, अनुमानी या ह्यूरिस्टिक पद्धति से तात्पर्य समस्या का सबसे अच्छा समाधान तेजी से, कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से निर्धारित करने से है। यह स्व अध्ययन, स्व शिक्षण, अनुसंधान और अन्वेषण के माध्यम से ज्ञान का अधिग्रहण में सहायता करती है। यह वैज्ञानिक मानसिकता के विकास में भी मदद करती है। ह्यूरिस्टिक दृष्टिकोण प्रायः जिज्ञासु होने की भावना से प्रेरित होने पर आधारित होता है। यह छात्रों को जांच और शोध के माध्यम से सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। यह छात्रों को आत्म अन्वेषण द्वारा उनकी समस्याओं को स्वयं हल करने में मदद करती है, जो इसे एक समस्या निवारण विधि बनाता है। नेक्स्ट, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किस लिए करते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, छात्रों की ग्रहण शक्ति को बढ़ाने के लिए। शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किस लिए करते हैं? तो छात्रों की ग्रहण शक्ति को बढ़ाने के लिए। सॉल्यूशन इसका है फ्रेंड्स, शिक्षण सहायक सामग्री विभिन्न तरीकों से छात्रों को सीखने में सुविधा प्रदान करती है। शिक्षक अपने विद्यार्थियों के लिए शिक्षण सामग्री का उपयोग छात्रों की ग्रहण शक्ति को बढ़ाने के लिए करते हैं। पारंपरिक शिक्षण सहायक सामग्री में ब्लैक बोर्ड, पोस्टर, ग्लोब, पोर्ट, पाठ्यपुस्तकें आदि का उपयोग शामिल है। हालांकि जैसे जैसे प्रौद्योगिकी बढ़ती है, शिक्षण सहायक सामग्री में भी बहुत सुधार हुआ है और आज की शिक्षण सहायक सामग्री को ऑडियो सहायता, दृश्य सहायता, यांत्रिक शिक्षक सहायता में वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का संबंध। समावेशी शिक्षा का संबंध किससे है दोस्तों? देखिए, उपयुक्त में सभी से होगा। इसमें सभी बच्चों के लिए शिक्षा के नियम बनाना, सभी बच्चों के लिए शिक्षा के नियम बनाना, विविधताओं का सम्मान और सराहना करना, सभी के लिए शिक्षा में गुणवत्ता लाना। सॉल्यूशन इसका देखिए, समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है जिसमें समान बालक बालिका और मानसिक तथा शारीरिक रूप से बाधित बालक एक बालिकाएं सभी एक साथ बैठकर एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। समावेशी शिक्षा सभी नागरिकों की समानता के अधिकार की बात करता है और इसीलिए इसके सभी शैक्षिक कार्यक्रम इसी प्रकार के तय किए जाते हैं, जैसे संस्थानों में विशिष्ट बालकों के अनुरूप प्रभावशाली वातावरण तैयार किया जाता है और नियमों में कुछ छूट भी दी जाती है।
जिससे कि विशिष्ट बालकों को समावेशी शिक्षा के द्वारा समान विद्यालयों में समान बालकों के साथ कुछ अधिक सहायता प्रदान करने की कोशिश की जाती है। समावेशी शिक्षा प्रायः सभी बच्चों के लिए शिक्षा के नियम बनाना, विविधताओं का सम्मान और सराहना करना, सभी के लिए शिक्षा में गुणवत्ता लाना आदि संबंधित होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रत्येक शिक्षक द्वारा प्रयोग करना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सी विधि प्रत्येक शिक्षक द्वारा प्रयोग करनी चाहिए। तो विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक, विश्लेषणात्मक, केवल विश्लेषणात्मक, केवल संश्लेषणात्मक। तो इसमें से कौन सा होगा। इसमें से ऑप्शन नंबर ए होगा, विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक। यही विधि प्रयोग करनी चाहिए दोस्तों प्रत्येक शिक्षक द्वारा। सॉल्यूशन इसका है, देखिए विश्लेषणात्मक संश्लेषणात्मक का प्रयोग प्रत्येक शिक्षक को करना चाहिए। विश्लेषणात्मक पद्धति को खोज की उस पद्धति के रूप में मान्यता प्राप्त है जो छात्रों की तार्किक सोच और तर्क क्षमताओं को विकसित करती है। समस्याओं को हल करने के लिए यह विधि किसी चीज़ को उसके संवैधानिक तत्वों में जोड़ती है और विभाजित करती है। संश्लेषणात्मक विधि विश्लेषणात्मक विधि के विपरीत है। यह विधि समस्या को हल करने के लिए तत्वों को एक साथ जोड़ती है। इस पद्धति में तथ्य पहले से ही ज्ञात होते हैं और नई स्थिति पर लागू होते हैं, ताकि ज्ञात तथ्यों का संयोजन शिक्षार्थियों को अज्ञात तथ्यों को खोजने में मदद करे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षण कौशल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, उपरोक्त में सभी। श्यामपट्ट लेखन, प्रश्नों का समाधान करना और प्रश्न पूछना, ये सभी संबंधित है शिक्षण कौशल से। सॉल्यूशन इसका फ्रेंड्स, बीके पासी एवं ललिता के शब्दों में शिक्षण कौशल का तात्पर्य संबंधित शिक्षण क्रियाओं तथा व्यवहारों के संपादन से है, जो छात्रों को सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के उद्देश्य में किए जाते हैं। कौशलों पेशेवरों को सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहार में लाने के लिए एक साधन प्रदान करता है। प्रभावी शिक्षकों के पास कौशल और क्षमता होनी चाहिए जो उन्हें न केवल गैर पेशेवरों अर्थात गैर शिक्षकों से बल्कि प्रभावी शिक्षकों से भी अलग करती है। श्यामपट्ट लेकर प्रश्नों का समाधान करना एवं प्रश्न पूछना, यह तीनों ही विकल्प शिक्षण कौशल से संबंधित होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ है। अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है दोस्तों। तो व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ है दोस्तों व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम को मानसिक प्रक्रिया माना है। यह क्रिया जीवन भर निरंतर चलती रहती है। अधिगम की प्रक्रिया की दो मुख्य विशेषताएं हैं, निरंतरता और सार्वभौमिकता। यह प्रक्रिया सदैव और सर्वत्र चलती रहती है, इसलिए मानव अपने जन्म से मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। अधिगम बच्चों के व्यवहार एवं अनुभवों में बदलाव परिवर्तन लाने के उद्देश्यों से एक गतिशील प्रक्रिया है, जिससे उन्हें नए कौशल प्राप्त करने और नई स्थितियों में उन पर सुधार करने में सक्षम बनाया जाता है। नेक्स्ट है, समस्यात्मक बालक सामान्यतः वे होते हैं जो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, कमजोर गृह वातावरण से जुड़े हों। समस्यात्मक बालक सामान्यतः वे होते हैं जो कमजोर गृह वातावरण से जुड़े हैं दोस्तों, यही है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स इसका, समस्यात्मक बालक कुछ हद तक संस्कारहीन शरारती बच्चा होता है जो अपने लिए और दूसरों के लिए भी समस्याएं पैदा करता है। समस्याग्रस्त समस्यात्मक बालक वह होता है जिसके लिए भीतर आमतौर पर कोई अनसुलझी समस्या होती है, इसलिए इसके निपटने के लिए एक अच्छा दृष्टिकोण आवश्यक है। इस प्रकार के बच्चों की मदद करने और उन्हें खुद को विकसित करने के लिए सस्ती रास्ता प्रदान करने के लिए काउंसिल की जानी चाहिए। नेक्स्ट है, निम्न से अधिगम प्रक्रिया में वैयक्तिक मतभेद को कम से कम महत्व दिया जाता है। निम्न से अधिगम प्रक्रिया में वैयक्तिक मतभेद को कम से कम महत्व दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, आदर्शवाद को सबसे कम महत्व दिया जाता है। बाद में प्रकृतिवाद, यथार्थवाद और व्यवहारवाद को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। सॉल्यूशन है, आदर्शवाद देखिए, आइडियलिज्म में सीखने की प्रक्रिया में व्यक्तिगत भिन्नताओं इंडिविजुअल डिफरेंस को सबसे कम महत्व दिया जाता है। आदर्शवाद को उस दर्शन के रूप में पहचाना जाता है जो यह दावा करता है कि भौतिक चीज़ें काल्पनिक है और वे स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं है, बल्कि केवल मन में निर्माण के रूप में मौजूद है। आदर्शवाद का लक्ष्य सत्य, सौंदर्य और अच्छाई का एहसास करना है। आदर्शवाद का मानना है कि समाज में व्यक्तियों के बीच कोई अंतर नहीं है, वे सभी एक ही हैं। देखिए, बल्कि मन में निर्माण के रूप में मौजूद है। आदर्शवाद का लक्ष्य सत्य, सौंदर्य और अच्छाई का एहसास करना है। आदर्शवाद का मानना है कि समाज में व्यक्तियों के बीच कोई अंतर नहीं है, वे सभी एक ही है दोस्तों। इसलिए दोस्तों, निम्न से अधिगम प्रक्रिया में वैयक्तिक मतभेद को कम से कम महत्व दिया जाता है दोस्तों आदर्शवाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हमारा ये 3 प्रश्नों में लुप्त संख्या को हमें प्राप्त करना है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले 4 4 16 8 8 64 16 16 2 56 16 होगा दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए 29 में दोस्तों 2 7 17 32 52 77। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें देखिए, इसमें 5 जुड़ रहा है दोस्तों,
2 7 के बीच में 5 जुड़ रहा है, फिर इसमें 10, फिर इसमें दोस्तों 15, 20, 25 और इसमें दोस्तों 30 जोड़ देंगे हम लोग। 30 जोड़ेंगे तो 107 हमारा हो जाएगा दोस्तों। 107 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सही है दोस्तों। नेक्स्ट है 15, 18, 24, 45। 15, 18 देखिए 30 बजे तो 3 38। ठीक है, 15 और 18 के बीच में 3 का डिफरेंस है यहाँ पे दोस्तों, और 18 और 24 के बीच में 6 का डिफरेंस है दोस्तों। 3, 6, 9, 4, 13, 33 यहाँ पे होगा दोस्तों। वहाँ पर 9 का डिफरेंस होगा दोस्तों, तो 33 हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों निम्न से लुप्त अक्षर का पता लगाना है दोस्तों हमें। F T G F G F G H I J। देखिए जे वाला कौन सा है दोस्तों, जे 2 है दोस्तों। अब देखिए T T T जे टी होगा दोस्तों, टी बीच में है। G F H I, देखिए जी है यहाँ पे 7, 6, फिर 9, 7, 6, 9, फिर 8, 7 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे 8 है दोस्तों। देखिए किस क्रम में बढ़ रहा है दोस्तों, 1 घट रहा है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे 1 घट रहा है दोस्तों, यहाँ भी 1 घट रहा है दोस्तों, यहाँ पे 2 घट रहा है, यहाँ पे 2 घट रहा है, फिर यहाँ पे 2 घटेगा तो 7 होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे दोस्तों दोनों, यहाँ पे देखिए एक घटा, यहाँ पे 3 होगा दोस्तों, 3 घटेगा दोस्तों। 3, 1 घट रहा है, फिर 1 घट रहा है, फिर 3 घट रहा है, फिर 1 घट रहा है, फिर 3 इसमें ऐड होगा दोस्तों। ऐड होगा अगर 3, कितना हो जाएगा दोस्तों, इसमें हमारा के हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ये सही है दोस्तों। नेक्स्ट है यहाँ पे है एजुकेशन का कूट लेखन नोएटे कूट है दोस्तों। ये है दोस्तों एजुकेशन का कूट लेखन ये है। तो उस भाषा में रेडफोर्ड का कूट लेखन क्या होगा दोस्तों, रेडफोर्ड का कूट लेखन क्या होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट है दोस्तों, यहाँ पे देखिए उल्टा आ रहा है दोस्तों, उल्टा कर रहा है दोस्तों। तो उल्टा कर रहा है तो हम लोग भी उल्टा कर देंगे। TROF देखिए किस में है, TROF दोस्तों ये दोनों में है। TROF DR देखिए ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से लुप्त अक्षर को हमें इसमें पता करना दोस्तों। PQRSTU यू वाला होगा दोस्तों, 2 में यू है दोस्तों। अब क्या करेंगे, सबके बीच में ए है, ए दे देंगे, दोनों के बीच में ए है। अब देखिए QRSTUV, ऑप्शन नंबर ए ठोक दीजिए दोस्तों। नेक्स्ट है अब देखिए सर्टेन का कूट लेखन दोस्तों ये दिया गया है दोस्तों। तो उसी प्रकार मंडेन का कूट लेखन कैसे होगा दोस्तों, मंडेन का कूट लेखन कैसे होगा दोस्तों। तो इसमें देखिए दोस्तों सबसे पहले इसमें दोस्तों विपरीत क्रम में लिखा जा रहा है दोस्तों। जैसे सी का विपरीत x हो गया, उसी प्रकार m का विपरीत क्या होगा, m का 13 है दोस्तों, 13, 14 नंबर पर क्या होगा दोस्तों, n होगा। तो ये दोनों n वाला हो जाएगा। FM देखिए WZM m तक दोस्तों ये समान है, तो हम सिर्फ लास्ट वाला को अब देखेंगे। देखिए लास्ट वाला में m है, m हो गया सॉरी दोस्तों e हो गया, ये हो गया 5, तो 22, 5, 27, 22 पर कौन सा आता है, भी आता है। तो ऑप्शन नंबर सी हम ठोक देंगे इसका। नेक्स्ट देखिए अब HE का 13 है, HE 13 है। देखिए H का स्थान 8, 5 दोनों को ऐड कर दिया। उसके बाद बेसिक को हम ऐड करेंगे, 2 + 1 3, 3 3 19, 19 3 22, 22 9 31, 31 31 3 34, 34 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्रेल को 62, देखिए ये 620 14 ये लिखा जाता है दोस्तों। ड्रेल को इस हिसाब से लिखा जाता है दोस्तों। उसके बाद सब में दोस्तों 2 इसमें ऐड कर रहा है, ऊपर से 2 ऐड कर रहा है दोस्तों। जैसे यहाँ पे सी है दोस्तों, सी है ना, सी का स्थान 3 है तो 2 लिख देंगे 5। देखिए 2 में 5 है, 3 भी है, 1 भी है। अब देखिए चौथा स्थान पर हम लोग, चौथा स्थान पर कौन सा है, CM ई चौथा स्थान पर। देखिए ई का स्थान 5 होता है, तो 5 में 2 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। 7 देखिए 7 वाला ये है, इसको ठोक दीजिए ये नंबर। नेक्स्ट देखिए अब नेक्स्ट है किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका स्थान 11वां है तो बताइए पंक्ति में कितने व्यक्ति होते हैं। 11 दूना 22, 22 में से 1 गया 21 है इसमें। नेक्स्ट है अंग्रेजी बनाना बाईं ओर से, लेफ्ट से 18 के बाईं 10, तो 18 में से 10 गया कितना बचा, 8। 8 पे कौन सा स्थान है, ये H होगा। नेक्स्ट अक्षरों के उस समूह की पहचान कीजिए जो उस नियम के पालन नहीं करता जो दूसरे पालन करते हैं दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स इसमें कौन सा नियम का पालन नहीं करता फ्रेंड्स। पहला देखिए
GIT, इसमें लंबा गैप है दोस्तों। दो में देखिए IJK, KIJKLMNO, मतलब दो का गैप यहाँ पे हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे QSTPQRSST, फिर इसमें गैप हो गया, फिर इसमें TUV गैप हो गया, मतलब इसमें दो गैप हो रहा है दोस्तों। एक में एक ही दोस्तों हमारा आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा का गैप है। नेक्स्ट देखिए 40 नंबर, उस अक्षर की पहचान की जो वर्णमाला के तीसरे अक्षर से उतनी ही दूर है जितना दूर परसिपिटेट है दोस्तों। देखिए ये हमारा वर्ड दिया गया, ठीक है दोस्तों। वर्णमाला के तीसरे अक्षर से उतने ही दूर है जितने के दूर ये है दोस्तों। तो शब्द ई से ई है, शब्द ई से ई है। देखिए PQRSTUVWX ये नहीं होगा, RST नहीं होगा, EFGHI एक हो गया दोस्तों, IGHIJKLM। इसका देखिए फ्रेंड्स, इसका बनाया है दोस्तों ई से ई के बीच में दोस्तों, ई से के बीच में शब्द की संख्या 7 है दोस्तों। ई से ई के बीच में शब्द की संख्या 7 है। उसके बाद सी से लेके CDFGHIJK, तो यहाँ पे सी से हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों, और सी से लेके एक के तक जाएंगे। यहाँ पे एक दो सातवां अक्षर कौन सा हमारा यहाँ पे हो जाएगा, सातवां अक्षर, तो सातवां अक्षर यहाँ पे के, तो के आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, शिक्षक की अभिवृत्ति जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है का संबंध किससे है दोस्तों, तो भावात्मक क्षेत्र से है दोस्तों। शिक्षक की अभिवृत्ति जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है उसका संबंध किससे है, इसका है दोस्तों भावात्मक क्षेत्र से। सॉल्यूशन देखिए, शिक्षक की अभिवृत्ति जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है उसका संबंध भावात्मक क्षेत्र से है। भावात्मक क्षेत्र किसी व्यक्ति के जीवन के हृदय और भावात्मक पहलुओं, सहानुभूति तथा भावनाओं आदि से जुड़ा होता है। यह अधिगम के उद्देश्यों का वर्णन करता है, जो एक संवेग स्वीकृति या अस्वीकृति की मात्रा पर जोर देता है। भावात्मक क्षेत्र ब्लूम के वर्गीकरण के 3 डोमेन में से एक है, इसमें भावनाएं दृष्टिकोण शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा मनुष्य में पहले से विद्यमान पूर्णता का आविर्भाव है, डैश के द्वारा कहा गया है, तो ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया है। शिक्षा मनुष्य में पहले से विद्यमान पूर्णता का आविर्भाव है, ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया। सॉल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स, शिक्षा मनुष्य से पहले से विद्यमान पूर्णता का आविर्भाव है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया। विवेकानंद का मानना था कि शिक्षा मनुष्य में पहले से मौजूद पूर्णता की अभिव्यक्ति है। स्वामी विवेकानंद धर्म को मनुष्य में पहले से ही मौजूद देवत्व की अभिव्यक्ति के रूप में वर्णित करते हैं, तथा शिक्षा को मनुष्य में पहले से ही मौजूद पूर्णता की अभिव्यक्ति के रूप में परिभाषित करते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक महिला की ओर इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा, देखिए एक आदमी बोल रहा है, एक आदमी ने कहा कि उसके एकमात्र भाई, मतलब महिला का एकमात्र भाई, उसके एकमात्र भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, मेरी पत्नी का भाई है। मतलब कि ये आदमी में एक महिला को इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा कि उसके एकमात्र भाई पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। आदमी हो गया, आदमी का पत्नी हो गया, पत्नी का ये भाई है, आदमी के पत्नी का भाई है। आदमी की पत्नी का अगर भाई है तो वह महिला उस आदमी से क्या लगती है दोस्तों, देखिए फ्रेंड्स, ये कॉपी पे बनाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर आप लोग देख लीजिए, डी होगा दोस्तों। और उस व्यक्ति का ससुर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अनिल की उम्र सुनीता की उम्र से दुगुनी, अनिल की उम्र सुनीता की उम्र से दुगुनी है। तो यहाँ पर सुनीता की उम्र हम x मान लेंगे, अनिल की उम्र यहाँ पर 2x हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 3 वर्ष पहले उसकी उम्र सुनीता की उम्र से तिगुनी थी। 3 वर्ष पहले अनिल की उम्र, तो x-3 कर देंगे। 3 वर्ष पहले किसकी उम्र, देखिए अनिल की उम्र सुनीता की उम्र से दुगुनी है। ठीक है, अनिल की उम्र सुनीता की उम्र से दुगुनी है। 3 वर्ष पहले उसकी उम्र सुनीता की उम्र से तिगुनी थी। 3 वर्ष पहले उसकी उम्र, तो सुनीता की उम्र दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, x-3 गुना 3 वर्ष पहले उसकी उम्र सुनीता की उम्र की तिगुनी थी। सुनीता की उम्र कितना है दोस्तों, 2x-3 3 वर्ष पहले, तो उसकी उम्र सुनीता की उम्र की तिगुनी थी दोस्तों।
तो यहाँ पे तिगुना कर दिए तो x का मान हमारा 6 निकल देगा। 2x निकालेंगे तो 12 वर्ष निकल जाएगा। नेक्स्ट है, यदि कोई विक्रेता एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य पर 20%, या कोई विक्रेता एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य पर मतलब कॉस्ट प्राइस पे दोस्तों सीपी पर 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। सीपी है उस पर 20% अधिक मूल्य अंकित कर दिया दोस्तों। देखिए क्रय मूल्य यहाँ पे 100 है दोस्तों, इस पर 20% अधिक मूल्य अंकित कर दिया, 120 हो गया दोस्तों। यहाँ पे कुछ छूट देने के बाद 8% शुद्ध लाभ प्राप्त करता है। कुछ छूट दे दिया फिर भी इसको 8% लाभ प्राप्त होता है दोस्तों। 8% लाभ प्राप्त होता है दोस्तों। छूट देने के बाद 8% शुद्ध लाभ प्राप्त होता है। तो यहाँ पे 8% है, लाभ के साथ विक्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों 100 है, तो लाभ 8% होता है तो 160 हो जाएगा लाभ। तो उसने वस्तु पर कितने प्रतिशत छूट दी, तो देखिए छूट निकालने के लिए क्या करेंगे, 120 अंकित मूल्य में से लाभ जो निकला 108 बटा 120 कर देंगे गुना 100, ये हमारा निकल गया जाएगा 10%। नेक्स्ट देखिए, यदि आमों के मूल्य में 25% कमी होने के बाद, यदि आम के मूल्य में 25% कमी होने के बाद मैं 60 रुपये में 4 आम अधिक क्रय कर सकता हूँ, 60 रुपये में 4 आम अधिक क्रय कर सकता हूँ, तो एक आम का घटा हुआ मूल्य क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले माना कि दोस्तों यहाँ पे देखिए 60 रुपया में x आम मिलता था, ठीक है, 60 बटे x गुना इसको 75, 25% इसमें कम करने पे दोस्तों 25% कम, 75 बटे 100 हो गया बराबर 60 में x आम में 4 आम अधिक ले लिया, ये x बटे प्लस 4 हो गया, ये निकालेंगे x पर 12 हो जाएगा दोस्तों। और आम घटा मूल्य तो 60 बटे x प्लस 4 करेंगे तो यहाँ पे x का मान दे देंगे, तो यहाँ पर हमारा 3.75 रुपया हो जाएगा एक आम का मूल्य। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति 48 किलोमीटर की यात्रा, एक व्यक्ति 48 किलोमीटर 2 घंटे में चला जाता है, ठीक है दोस्तों। एक व्यक्ति 48 किलोमीटर 2 घंटे में जाता है, तो वही 2 से 52 किलोमीटर की दूरी तय करने में उससे कुल कितना समय लगेगा दोस्तों। और वही व्यक्ति 2 से 52 जाता है, देखिए सबसे पहले व्यक्ति की चाल निकालेंगे हम दोस्तों। व्यक्ति की चाल अगर निकालते हैं तो 48 बटे 2 कर देंगे, यहाँ पे 24 किलोमीटर पर घंटा चाल निकल गया। अब बोलो 2 से 52 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या होगा 2 से 52 बटे डायरेक्ट हम चाल कर देंगे यहाँ पे 24, 10 बनाएंगे 1 बटे 2 घंटा, हमारा आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अर्थात एक व्यक्ति अपनी यात्रा का आधा भाग ट्रेन से तय करता है, एक व्यक्ति अपने यात्रा का आधा भाग ट्रेन से करता है, 1/3 भाग बस से और बचे हुए 5 किलोमीटर ऑटो से, तो उसकी कुल यात्रा कितनी थी दोस्तों। देखिए यहाँ पे माना कुल दूरी x मान लीजिए, ठीक है, एक व्यक्ति x दूरी का, ये देखिए x दूरी का यहाँ पे क्या करता है, x दूरी का एक व्यक्ति अपनी यात्रा का आधा भाग ट्रेन से, तो 1 बटे 2 भाग यहाँ पर ट्रेन से कर लिया, x बटे 2 भाग ट्रेन से, उसके बाद फिर 1/3 भाग ट्रेन से, उसके बाद 1/3 बस से, 1/3 बस से क्या यहाँ पे 1/3 बस x में से ये 1/3 बस है, ये भी माइनस में आ गया बराबर कितना, अंतिम में 5 है ये देखिए। और बचे हुए 5 किलोमीटर ऑटो से करता है, बचे हुए 5 किलोमीटर ऑटो से करता है, तो बराबर 5 बचे हुए भाग के बराबर हम कर दिए, तो x बराबर यहाँ पर हमारा 30 किलोमीटर निकल जाएगा। नेक्स्ट देखिए 49 नंबर में, दो संख्या 3:5 के अनुपात में दोस्तों, ठीक है, दो संख्या 3:5 के अनुपात में यदि 9 को उन संख्याओं में घटा दिया जाए, 3x - 9 बटे 5x - 9 बटे 12 बटे यहाँ पर 23 हो गया, तो यहाँ पर x का मान हमारा 11 निकल जाएगा। तो इसमें बोल रहा है 12 बटे 23, तो संख्याएँ कौन सी है, तो संख्याएँ देखिए, संख्याएँ दो संख्याएँ अनुपात में संख्या हो जाएगा 11 बटे 29, 33 और 55 हमारा संख्या हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन देखिए, पिता और उसके पुत्र की आयु का मध्यमान, पिता और उसके पुत्र का आयु का मध्यमान 27 है। देखिए पिता और उसके पुत्र की आयु का मध्यमान 27 है, देखिए, और 18 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से दुगुना होता है, 18 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से दुगुना हो जाता है। देखिए 18 वर्ष के बाद पुत्र की आयु x मान लिए, तो पिता की आयु यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे क्या बोला 18 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दुगुना हो जाता है, दुगुना 2x हो गया, तो 2x यहाँ पे 2x माइनस 18 वर्ष बाद है ना, तो 18 वर्ष पहले हम कर ले, वर्तमान में आ जाते हैं, तो वर्तमान में 2x माइनस 18 हो गया, x माइनस इसमें भी 18 कर दिए, दोनों को अगर ऐड कर दिए तो क्या हो जाता है, तो पुत्र की आयु, पिता और उसके पुत्र की आयु का मध्यमान 27 वर्ष है, यहाँ पे 27 वर्ष, दोनों का औसत मान है तो गुना 2 कर दिए दो आदमी का, 3x माइनस 36 बराबर 54, x बराबर 30, और पिता की वर्तमान आयु तो 2x माइनस 18 60 माइनस 18 42 वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु यहाँ पे 12 वर्ष हो जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन हम लोग आज यहीं पे कंप्लीट करते हैं फ्रेंड्स। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया दोस्तों, सेशन को एक अलग आप लोग जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। सेशन देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।